प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ऐसा ज्योतिषीय सूत्र लेकर। कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। इतना अद्भुत और जबरदस्त ये सूत्र है कि आपको समझाने के लिए मैंने बोर्ड का उपयोग किया है प्रिय दर्शकों, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा ज्योतिषीय है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आपकी कुंडली आपके सम्मुख रखी हुई है। क्या आपने अपनी कुंडली अपने सामने रख ली है? इस वीडियो को यही रोक दीजिए और अपनी जन्म कुंडली को अपने हाथ में लेके बैठ जाइए और देखिए कि क्या आपकी कुंडली के अंदर ये योग है, ये ज्योतिषीय सूत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, मदारी तो नहीं होगा वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये योग है, लेकिन नाच अवश्य जाएंगे लोग उसके सम्मुख। चमत्कार को नमस्कार ऐसा जातक आपको करते हुए प्रतीत होगा। एक बार इस सूत्र को जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु का नक्षत्र आप जानते हैं। राहु के 3 नक्षत्र हैं जो किस राशि में आते हैं? आद्रा नक्षत्र। आप जन्म कुंडली खोल लिए, इसीलिए कह रहा हूं। और देखिए, आद्रा नक्षत्र जो कि मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। दूसरा राहु का नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र, जो तुला राशि के अंतर्गत आता है। और जो तीसरा नक्षत्र होता है राहु का, वो शतभिषा नक्षत्र है, जो कुंभ राशि में आता है। प्रिय दर्शकों, अब आप देखिए कि जो ये 3 नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं, आप जानते हैं एक राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, लेकिन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। प्रिय दर्शकों, मैंने कहा आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र के अंदर बुध ग्रह बैठ जाए। क्या हो? राहु के नक्षत्र में बुध ग्रह बैठ जाए, जो कि मैंने आपको समझाने के लिए आद्रा नक्षत्र हो आपका, और तीसरे जो 3 नंबर राशि लिखी हुई है इसमें बुध बैठ जाए। अब बुध बैठ गए यहां पे, वही कि कोई भी हो सकता है। वैसे ही तुला राशि के अंतर्गत स्वाति नक्षत्र आता है जो राहु का है, वहां बुध बैठे हुए हो आपकी कुंडली के अंदर, या कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र के अंदर बुध बैठे हुए हो आपकी कुंडली के अंदर। जब ये चीजें हो जाए प्रिय दर्शकों, उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो देवगुरु बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति है, वो बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हों। किसके नक्षत्र में? बुध के नक्षत्र में। अब बुध के भी 3 नक्षत्र है। सबसे पहला आश्लेषा, जो कर्क राशि के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने देवगुरु बृहस्पति को, ताकि आप समझ पाए, लिखा हो। इसमें कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, तो उसमें से देवगुरु किस में हो? आश्लेषा नक्षत्र में हो, जो बुध का है। वृश्चिक राशि में बुध का दूसरा नक्षत्र आता है, जिसे हम कहते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र। तो वृश्चिक राशि में देवगुरु हो और ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, या फिर रेवती नक्षत्र जो स्वयं गुरु की राशि है, साधारण राशि, और उसमें बुध का नक्षत्र आता है रेवती नक्षत्र। अब इनमें से किसी भी राशि में, इन तीनों नक्षत्र में किसी में भी, किसी भी भाव में आपके जन्म कुंडली के अंदर अगर बुध बैठे हुए हैं, और अब समझिएगा, अगर बुध आपके आद्रा नक्षत्र में बैठे हैं, मिथुन राशि के अंतर्गत आद्रा नक्षत्र में बैठे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हुए हो? मीन राशि में हो आपकी कुंडली में। कहां हो? मीन राशि के अंतर्गत हो। वहीं अगर गुरु आपकी कुंडली के अंदर, बुध आपकी कुंडली के अंदर स्वाति नक्षत्र में बैठे हुए हैं, किसमें बैठे हैं? स्वाति में, तो तुला राशि के अंतर्गत आ गया। अब तुला के में है, तो गुरु कहां हो आपकी कुंडली के अंदर? कर्क राशि के अंतर्गत हो, आश्लेषा नक्षत्र के अंदर। वहीं अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध जो है वो वृश्चिक राशि, जो आपकी कुंडली में बुध है वो कहां बैठा हुआ हो? शतभिषा नक्षत्र में, कुंभ राशि के अंतर्गत। तो देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे होने चाहिए? वृश्चिक राशि के अंतर्गत। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे मैं क्या, ये चौथे और 10वें का संबंध है। मैंने क्या कहा? बुध अगर आद्रा नक्षत्र में है तो देवगुरु बृहस्पति रेवती नक्षत्र में होने चाहिए। कहां हो? मीन राशि में हो। तो जब हम यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये चतुर्थ और दशम का संबंध बन गया, जो जन्म कुंडली का सर्वश्रेष्ठ संबंध होता है। आप जानते हैं, अगर मेरे पुराने दर्शक है, मैंने आपको बताया था, दशम भाव में जो भी ग्रह होगा, दशम भाव में जो भी ग्रह होगा, वो सीधा लगन को प्रभावित करेगा। जब भी किसी कुंडली के अंदर किसी भी भाव से किसी ग्रह का
दशम का संबंध बनता है चतुर्थ और दशम का, तो उस भाव के बल में वृद्धि हो जाती है और वो भाव बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब इस सूत्र को समझिए। एक तो मैंने आपको बताया चतुर्थ केंद्र का संबंध बन जाएगा 4-10 का, गुरु का और बुध का। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं जब भी कोई ग्रह किसी राशि में बैठता है तो उसका प्रभाव जिस की राशि में बैठा उस ग्रह पे भी डाल देते हैं। तो बुध के नक्षत्र में बैठ के देवगुरु बृहस्पति बुध के अंदर अपना प्रभाव डाल देंगे और बुध राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो आप समझिए ऐसा व्यक्ति कैसा हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति बुध के अंदर ज्ञान डाल देंगे और बुध बुद्धि है और राहु चतुराई है। तो ऐसा जातक अगर जबरदस्त वक्ता हो, जबरदस्त राजनीतिक कूटनीतिज्ञ हो, राजनीति में निपुण वक्ता, अपने समाज में प्रसिद्ध और अपने काम के बलबूते समाज में मान सम्मान करने वाला बड़ा ही श्रेष्ठ, आप ये समझ लीजिए। अब मैं आपको कहूं कि ऐसा जातक धनी होगा, महाधनवान होगा, राजयोग है, बड़ा भाग्यशाली, ये सब इस योग के आगे, इस राजयोग सूत्र के आगे फेल हो जाएंगे। ये अपने आप में एक इतना महान और श्रेष्ठ राजयोग है जिसकी प्रशंसा मैं जितनी करूं उतना ही कम पड़ जाएगी। प्रिय दर्शकों, मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको समझने में, इसको दिक्कत आ सकती है। आपको सबसे पहले एक ही चीज देखनी कि बुध राहु के नक्षत्र में हो, सबसे पहले आपको ये देखना है। और किसमें आप तुला राशि में हो, मिथुन में हो या कुंभ में हो। देवगुरु बृहस्पति जो आपकी कुंडली में हो वो मीन राशि में हो जिसमें रेवती नक्षत्र होता है, या वृश्चिक राशि में हो जिसके अंदर ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का होता है, वहीं कर्क राशि में हो आश्लेषा के नक्षत्र में। लेकिन केंद्र का संबंध बन जाना चाहिए 4 और 10 का। अगर ये है तो ये अपने आप में महान और श्रेष्ठ ऐसा जातक होगा। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आज का जो ये ज्योतिषीय सूत्र है यह आपने जाना होगा, समझा होगा। अगर आपकी कुंडली में है तो आप स्वयं अपने ऊपर घटित करके देख लीजिए कि आप आज कहां हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मिलता हूं कोई नया और अद्भुत आपके लिए ज्ञान लेकर ज्योतिष का। नमस्कार।